जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं भाई? बढ़िया है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑल ओके और परफेक्ट? बताइए जल्दी से। सब बढ़िया है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों के लिए? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं, और थोड़ी सी बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जिन्होंने मेरे भाई पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं HCF LCM की, वो पहले पहले की क्लास को देखो, उसके बाद इस क्लास को देखना, क्योंकि ये क्लास आपके पल्ले मेरे भाई तभी पढ़ने वाली है जब आपको पहले के सारे कंसेप्ट मेरे भाई क्लियर हो। ठीक है? नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा इशू होगी, और फिर चाहे मैं कितना भी क्यों ना समझाने की कोशिश करूं, आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो है सबसे पहले आप पहले की क्लासेस को कंप्लीट करिए HCF LCM की, उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा। ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, और 70 नंबर सवाल को ज़रा हम देखते हैं क्या कहा गया है। यूपीएससी CSC 28/5/2023 यानी यूपीएससी के CSET का हमारा ये क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है HCF LCM के ऊपर। सवाल को पढ़िए क्या कहा गया है। 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग जो है वो हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। पहले हरे से लाल होता है और फिर उसके बाद जो है वो लाल से हरा रंग हो जाता है। सीधा कहा गया यहाँ पर कि प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड और तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड लगते हैं। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान है। 2 बजे अपराह को वो एक साथ हरे हो जाते हैं, तो अगली बार कितने समय वो एक साथ हरे होंगे? जनरली क्या रहता है, जनरली जो हमारा एग्जामिनर का जो पूछने का तरीका रहता है वो ये रहता है कि एक ट्रैफिक लाइट 10 सेकंड में तुम्हारा रेड ब्लिंक होता है, दूसरा तुम्हारा 20 सेकंड में, तीसरा तुम्हारा 30 सेकंड में, तो वो सारे के सारे एक साथ जो है वो लाल कब ब्लिंक होंगे? उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस केस में हम यहाँ पर जो है उनका एलसीएम ले लेते हैं। ये सबसे बढ़िया बात हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखने की बात करेंगे मेरे भाई इस सवाल में, तो सिर्फ आपका एलसीएम लेने से काम नहीं चलने वाला है। आप यहाँ पर देखिए तो 2 बार आपको जो है उस संख्या जो एलसीएम आप लेंगे उसका आपको डबल करना पड़ेगा। रीज़न हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन को ज़रा पढ़िए, यूपीएससी का बहुत ही एक शानदार सवाल था। उसने कहा यहाँ पर कि सिग्नल जो है वो हरे से लाल होता है और फिर लाल से हरा बदलता है, यानी पहले वो ग्रीन से रेड हो जाता है। पहले अगर हम सिग्नल की बात करें दोस्त यहाँ पे, तो पहले सिग्नल हमारा ग्रीन से क्या होता है, तो रेड होता है, और फिर उसके बाद वापस रेड से हमारा क्या हो जाता है, तो रेड से वापस हमारा ग्रीन हो जाता है। तो मानो ग्रीन से रेड होने में उसको 10 मिनट लगते हैं, तो रेड से ग्रीन होने में कितना लगेगा? 10 मिनट लगेगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि ग्रीन से ग्रीन होने में कितना समय लगेगा, यानी एक बार जो आप एलसीएम लेंगे उसका आपको डबल करना पड़ेगा। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि यदि 2 बजे अपराह वो एक साथ हरे थे, तो अगली बार वापस हरा वो कब होंगे? यानी आपको हरा से लाल होने का वक्त निकालना है, लाल से हरा होने का वक्त निकालना है, और उसके बाद उसमें जोड़ देना है। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो लाल होते हैं ना, फर्स्ट सिग्नल को 25 सेकंड, दूसरे को 39 सेकंड, तीसरे को हमारा 60 सेकंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे? तो 25 का, उसके बाद मेरे भाई 39 का, और उसके बाद कितना? 60 का। तो 25 हो गया हमारा, 39 हो गया, और हमारा 60 हो गया। अगर हम सही मायने में देखेंगे तो 25 और 60 का एलसीएम हमारा कितना होता है? 300 के करीब में होता है। और 300 और 1300 हमारा टोटल इन सब कैल्शियम कितना हो जाएगा? तो 3900 हो जाएगा। कितना सेकंड हो जाएगा? 3900 मेरे भाई सेकंड हो जाएगा। अगर ये 3900 हमारा सेकंड है, तो समझना मेरी बात को, हरे से लाल होने में ये हमारा कितना हो जाएगा? 3900। तो वापस ये लाल से हरा होने में कितना लगेगा? 3900, यानी दोनों जोड़ दें अगर हम तो कितना हो जाएगा? 7800 सेकेंड। ठीक है? यानी हरा से हरा होने में कितना लगेगा? तो 7800 सेकंड मेरे भाई यहाँ पे। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वापस ग्रीन से लेकर, ठीक है, ग्रीन से लेकर कहाँ तक मेरे भाई? पहली बात ग्रीन से रेड, और उसके बाद रेड से मेरे भाई ग्रीन।
यहाँ कितना लगा 3900 सेकंड, और यहाँ कितना लगा 3900 सेकंड, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर 7800 सेकंड। और ये 7800 सेकंड को अगर हम जो है मिनट में कन्वर्ट करें मेरे भाई, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 60 से भाग करते हैं। अगर हम 60 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 से भाग करो यहाँ पे, तो 130 मिनट, और 130 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 घंटा 10 मिनट। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 घंटा 10 मिनट। यहाँ पे क्लियर है ये बात आपको, 2 घंटा 10 मिनट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 घंटा 10 मिनट, तो ज़रा 4 बजे में इन सभी टाइमों को जोड़िएगा। 2 बजे मेरे भाई जो है वो स्टार्ट हुए थे, तो 2 बजे में 2 घंटा 10 मिनट जोड़ दीजिए, यानी 4 बज के मेरे भाई 10 मिनट पे वापस से वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हरे हो जाएंगे। 4:10 PM हमारा। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई यहाँ पर ये बहुत आसान और हलवा क्वेश्चन था, बस समझने वाली देरी थी यहाँ पे कि पहली बात वो हरा से लाल जो होंगे वो कितने समय में होंगे। तो हरा से लाल होने के लिए अगर मुझे तीनों को एक साथ लाल कराना है तो मुझे तीनों का जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम हमारा क्या होगा, तो तीनों का जो एलसीएम है हमारा वो 3900 सेकेंड होगा। तो पहले हरा से लाल 3900 सेकेंड, फिर उसके बाद लाल से हरा हमारा 3900 सेकेंड, कुल मिलाकर हमारा 7800 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 10 मिनट मतलब 2 बजे में 2 घंटा 10 मिनट जोड़ दीजिए, तो 4 बज के 10 मिनट में मेरे भाई जो है वो हमारे सारे के सारे वापस से हरे से हरा हो जाएंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए। सीपीयू का एक प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। इस सवाल को समझिए क्या कहा गया। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिससे 10 से 12 से 15 से 20 से टुकड़ी में और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्डर दैट कैन बी ड्रॉन इन अ ट्रूप ऑफ 10, 12, 15, 18 एंड 20 एंड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। ठीक है, तो इस सवाल को हम आसान भाषा में समझाते हैं। इस सवाल का कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये है कि आपके पास कितने ऐसे सैनिक होने चाहिए, कितने ऐसे सैनिक होने चाहिए कि यदि हम उनको 10 के रो में लगा दें। 10 के रो में लगाने का मतलब एक लाइन में 10 सैनिक, दूसरे लाइन में 10 सैनिक, तीसरे लाइन में 10 सैनिक, तो एकदम परफेक्ट हो मेरे भाई, कोई भी बचे नहीं। ऐसा नहीं कि 33 सैनिक है, 33 सैनिक है कि 10 लगा दिया, 10 लगा दिया, 10 लगा दिया और 3 मेरे भाई बच गए। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब जो भी रहेगा वो 10 से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए। आप उनको 12 के भी रो में लगा दें, ऐसी कितनी संख्या हो कि 12 के भी रो में लगा दें, यानी 12 12 12 12 करके, ताकि कोई भी ना बचे। 15 के रो में लगा दें, यानी 15 15 15 15 ऐसे करके। 18 के रो में लगा दें कि पहले में 18, दूसरे में 18, तीसरे में 18, चौथे में 18, कि मतलब 18 से ना किसी लाइन में ज़्यादा हो ना 18 से किसी लाइन में कम हो, प्रत्येक लाइन में मेरे भाई 18 ही सैनिक मौजूद हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 20 से भी डिविजिबल हो। यानी मेरे भाई क्या होता है ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मेरे भाई जो भी संख्या होती है ना, अगर मैं बोलूँ कि यार है ना एक ऐसी संख्या आप लो जो हमारा 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो आप क्या बोलोगे, सर इनका एलसीएम लेना होगा। ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, यानी इनका एलसीएम लघुत्तम समावर्तक मेरे भाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, कि अगर ये सारी संख्याओं से कटने का मतलब क्या है, इनका एलसीएम लेना। तो यहाँ पर जो है, अच्छा, एलसीएम लेने के साथ साथ वो संख्या क्या होनी चाहिए, तो सॉलिड स्क्वायर होनी चाहिए। आप उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। अब एक तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन, पहली बात तो जीवन में इस बात को ध्यान रखिएगा 180 कभी नहीं होगा, क्योंकि 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन में कहा इट इज ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप 625 को देखोगे ये भी आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये 10 से हमारा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये 10 इसको नहीं काट पाएगा। 10 10 10 के बनाओगे तो 620 लाइनें बन जाएंगी, लेकिन 5 लोग बच जाएंगे, तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। अब हमारा बच गया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहा गया आप उसको 18 लोगों के भी लाइन में लगा सकते हो। मेरे भाई आपको डिविजिबिलिटी में पढ़ाया था कि जो भी संख्या 18 से कटेगी यानी वो 9 से कटेगी, और जो भी संख्या 9 से कटेगी उसका डिजिटल सम 9 होगा। ये वाला ऑप्शन आपका 9 से नहीं कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, फिर से रिपीट हम यहाँ पे कर देते हैं आपको। पहला 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एक परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन 10 से नहीं कटता है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 9 से नहीं कटता है। सॉरी।
तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और सभी से कटता भी है। तो ये तो हम बाई ऑप्शन चले गए, लेकिन अगर हमें बाई मेथड जाना हो तो हम कैसे करेंगे? तो बाई मेथड जाना हो तो उसका भी हम आपको इलाज देते हैं कि ऐसे सवालों को बाई मेथड कैसे जाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, 15 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद 18 लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो 10 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। 12 का मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 3, यानी 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे भाई। 15 की अगर हम बात करते हैं तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। 18 की बात करते हैं 3 का स्क्वायर इंटू हमारा 2 हो जाएगा। और 20 की बात करते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा वाला पावर लेना है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है? तो 2 है। उसके बाद 3 के पास आ जाओ, 3 का सबसे बड़ा पावर कितना है मेरे भाई? तो 3 का स्क्वायर है। उसके बाद 5 का सबसे बड़ा पावर कितना है? तो 5 का पावर 1 है। अगर मेरे भाई कहा गया है कि हमें इस संख्या को एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है, हमें इस संख्या का एक परफेक्ट स्क्वायर मेरे भाई लेना है यहाँ पे, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर लेना है तो देखो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम बोलेंगे देखो इसके 2 जोड़ी मौजूद हैं, यहाँ पर इसके भी 2 जोड़ी मौजूद हैं, बस यहाँ पर एक बार 5 को और मल्टीप्लाई कर दो। 5 का पावर 1 पहले से था, आपको यहाँ पर एक जोड़ी इसका और लगा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए तो 25, 25 का मेरे भाई 4 गुना 100, 100 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 900 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पर आइए मेरे भाई, और 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया। एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और उसके बाद 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरों के ढेर और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। तो यह संख्या ज्ञात करिए। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे अ फ्रूट वेंडर ब्रिंग्स 1092 एप्पल्स एंड 3432 ऑरेंजेस टू अ मार्केट। ठीक है, he arranges them in a heap of equal number of oranges as well as apples such that every heap consists maximum number of possible fruit. What is this number? मेरे भाई 2 तरह के इसमें सवाल पूछा जाता है, और वो 2 तरह का क्वेश्चन क्या है? वो 2 तरह का क्वेश्चन ऐसा होता है कि पहली बात यहाँ समझना, जैसे मैं हूँ और मैं यहाँ पर क्या करके आया हूँ, मैंने 30 एप्पल खरीदे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है 40 संतरे खरीदे हैं। समझिएगा मेरी बात को, 30 एप्पल खरीदा है और 40 संतरे मेरे भाई मैंने खरीदे हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अरेंज करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, जिनको हम एप्पल दे देंगे उनको संतरा नहीं देंगे, जिनको संतरा दे देंगे उनको एप्पल नहीं देंगे, और मैं हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता हूँ लेकिन बराबर देना चाहता हूँ। तो मुझे हर बच्चे को कितना देना होगा? पहला सवाल मेरे सामने ये आता है। दोबारा से हम आपको रिपीट करते हैं। हमारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे भाई यहाँ पर कितने हो गए? तो 30 एप्पल हो गए और उसके बाद यहाँ पर जो है वो 40 संतरे हो गए, 40 हमारे ऑरेंज हो गए। ठीक है, समझिएगा, मुझे हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा देना है और साथ में मेरे भाई यहाँ पर बराबर भी देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? तो जैसे मानो हो सकता है मैं 2-2 देने की कोशिश करूँ, 3-3 देने की कोशिश करूँ, 4-4, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दोनों को देना है और बराबर भी देना है। ठीक है, यानी वो कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो जो हाईएस्ट भी होता है और कॉमन भी होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? यानी इन दोनों का जो HCF होगा ना, वो मेरे भाई हम उतना दोनों को देंगे। तो HCF हमारा कितना होगा? 30,40। 30,40 का मतलब कितना हो गया? 10। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कितना देने वाले हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई हम यहाँ पर दोनों को 10-10 देने वाले हैं। ठीक है, तो पहली यहाँ पर अगर हम बात बोले कि हर बच्चे को बराबर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा देना है तो कितना देंगे? 10 देंगे। और दूसरा मेरे भाई अगर उस केस में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पूछ ले कि आपने यहाँ पर कितने बच्चों को दिया, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की कहानी आप क्या बताएंगे? तो बोलेंगे मेरे भाई 30 एप्पल था, हर किसी को 10-10 एप्पल दिए, तो यहाँ कितने बच गए? 3 बच्चे। और यहाँ 40 संतरे था, हर किसी को 10-10 दिए, तो यहाँ कितने बच गए? 4, यानी टोटल हो जाएगा हमारा 7 बच्चे। तो 2 तरह का सवाल हमसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कि आप हर किसी को जो ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो उसकी संख्या क्या होगी, और क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर कि बच्चों की संख्या मेरे भाई जो है वो यहाँ पर क्या होने वाली है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए, चलिए। तो सेम तरीके से हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, और वो यहाँ क्या कहा गया कि 1092 एप्पल और 3432 हमारे ऑरेंजेस हैं। ठीक है,
और हम जो है व्हाट इज़ द नंबर, मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल नंबर पे हमें देना है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, तो हम मेरे भाई इनका एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अगर हम बात करते हैं तो 1092 हो गया और उसके बाद यहाँ पर 3432 हो गया मेरे भाई। हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों का एचसीएफ लेना है। ठीक है, कि एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और इतना संतरे लाता है, वह उन्हें संतरे के ढेरों से और सेबों के ढेरों से इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि ढेरों में फलों की संख्या अधिकतम और संख्या ज्ञात करें। अब ऐसे में एक तरीका तो आप मैनुअली अपना एचसीएफ निकालो, और मेरे भाई दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, यूज ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर करण सिंह कहते हैं आपको कैसे पता होगा कि एचसीएफ होगा। देखो करण सिंह, किसी भी सवाल में है ना, यहाँ पर एग्जामिनर खुद बोलता है। जैसे मान लो यहाँ पर जब भी वो मैक्सिमम संख्या की बात करे, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर देखो एचसीएफ को पकड़ने का तरीका होता है, ठीक है, और वो क्या क्या तरीका होता है, जब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या की बात करे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरी बात यहाँ पर, ये संख्याएं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं लेकिन आपका ऑप्शन काफ़ी छोटा छोटा है। अगर मुझे यहाँ एलसीएम निकालना होता तो कॉमन सेंस लगाइए, एलसीएम कभी भी संख्या से के बराबर होती है या उससे बड़ा होता है। तो अगर मान लीजिए इस सवाल में मुझे एलसीएम निकालना होता ना, तो यहाँ तो वो संख्या जो होती वो या तो इन दोनों में से किसी एक के बराबर होती या इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती। क्योंकि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो मेरे भाई उन दोनों से छोटे हैं, तो एक तरीका हम ये भी कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। तो इस बात का मेरे भाई ध्यान रखिएगा बहुत तरीके से और तसल्ली से यहाँ पे, कि जब भी ऐसी संख्या की बात हो जो दोनों के पास मौजूद हो, तो यानी वो क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कहलाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर खुद को सॉल्व करने से बेहतर है कि मैं ऑप्शंस को उठाऊंगा। मान लीजिए कि 312 है, अगर 312 जो है वो कॉमन है, तो 312 से हम इसको भाग करके देखते हैं। तो 312 का 4 गुना हमारा 1200 आएगा और 312 का 3 गुना हमारा 936 हो जाएगा। 312 इसको कभी काट नहीं पाएगा, तो 312 आंसर नहीं होगा। 312 मेरे भाई आंसर नहीं होगा। क्लियर है ये बात यहाँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं। 156 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर 15 7 105 1050 और 7 6 42, यहाँ पर ये हमारा काट देगा इसको मेरे भाई। यहाँ पर इसका 7 गुना है ये, ठीक है। उसके बाद अगर 156 से काटे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 बार में 312 और 312 हमारा हो जाएगा, तो 312 हो गया और 12 और हमारा फिर 312, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा उसको 22 बार में काटेगा, यानी 156 ऐसा है जो हमारा इसको भी काट रहा है और 156 ऐसा है जो हमारा 34 32 को भी काट रहा है। यानी 156 ही ऐसी संख्या है जो मैक्सिमम है, सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन से चला गया। बाकी आपको यहाँ पर ये काम करना है कि आप इनका एचसीएफ निकालना चाहते हो, तो अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना चाहते हो तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, या फिर इसके अलावा अगर आप किसी और मेथड से निकालना चाहते हो तो आप उस मेथड से कैलकुलेट करो, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई क्या कहा गया, देखिए 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई में काटा जाता है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। कहा गया कि काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है। मैंने आपसे 2 बात कहा था, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हम आपको समझा देते हैं कि हमारे पास 4 रूप है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पहला रूप है, उसके बाद ये हमारे पास मेरे भाई दूसरा रूप है, उसके बाद ये हमारे पास तीसरा रूप है और ये हमारे पास चौथा रूप है। ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास 4 रस्सियाँ हैं। पहले रस्सी की लंबाई हमारी 102 मीटर है, दूसरे रस्सी की लंबाई हमारी 119 मीटर है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तीसरे रस्सी की लंबाई हमारी 153 है और चौथे की हमारी 204 है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ये हमारे पास 4 रस्सियाँ हैं और चारों की लंबाई हमारी इतनी 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 करके है, ठीक है। कहा गया कि हर किसी को जो है हमें इक्वल लेंथ में काटना है, बराबर लंबाई में काटना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे 1 मीटर का टुकड़ा अगर यहाँ काटा ना, तो 1 मीटर का ही टुकड़ा हर किसी से लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि किसी से आपने 2 मीटर का टुकड़ा ले लिया, किसी से आपने 3 मीटर का टुकड़ा ले लिया, ऐसा नहीं करना। आप अगर टुकड़ा करोगे तो बराबर लंबाई का करोगे मेरे भाई यहाँ पे, यानी x मीटर का टुकड़ा हर किसी के साथ होने वाला है, ठीक है। तो कहा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितना बन सकता है। मैंने कहा ना 2 तरह का सवाल बनता है। एक मेरे भाई पहला सवाल यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है कि जो आप मैक्सिमम कॉमन लेंगे उसकी वैल्यू क्या है।
या जो आप रस्सी लंबाई काटेंगे उस रस्सी की लंबाई क्या होगी। और दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये बनता है कि ऐसे कितने टुकड़े बन सकते हैं। जैसे वही वाली बात कि अगर हम बच्चे को संतरा या सेब में से कुछ भी देना चाहें तो मैक्सिमम हर बच्चे को कितना दे सकते हैं, और दूसरा बच्चों की संख्या मेरे भाई। यानी हमें एक ऐसी संख्या को ढूंढना है जो हर किसी के अंदर मौजूद हो। ये x जो है वो यहाँ पर इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करे, x हमारा इसको भी बराबर टुकड़ों में बांटे, x हमारा इसको भी डिवाइड करे, x हमारा इसको भी डिवाइड करे। तो मेरे भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी को डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी को डिवाइड करे। तो यानी हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो HCF लेना है। ठीक है, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो HCF 102 हो गया, 119 हो गया मेरे भाई, उसके बाद 153 हो गया, और ये हमारे क्या हो गए, 204 हो गया। अगर आप सही से देखोगे तो ये सारे 17 के पहाड़े में आते, 17 का 6 गुना, 17 का 7 गुना, 17 का जो है यहाँ पे इस तरीके से करके सारे के सारे 17 के मल्टीपल हैं। तो यानी इनका HCF कितना हो जाएगा, तो इनका HCF मेरे भाई 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर कहा गया है रूप की लंबाई मत बताइए, वो हमें पता है रूप की लंबाई कितनी आ जाएगी, 17। आप हमें यहाँ पर ये बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस, कितने पीस इसके बन सकते हैं, कितने पीस इसके बन सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ पीस के बारे में कि हम यहाँ पर इसके कितने पीस बना पाएंगे, तो आप ज़रा देखो यहाँ पे। ठीक है, 102 मीटर का जो रस्सा है अगर 17 के हिसाब से भागें तो इसको 6 टुकड़े इसके बना सकते हैं। उसी तरीके से 119 मीटर वाला रस्सा है, अगर 17 के हिसाब से बांटे तो इसके 7 पीस बना सकते हैं। 153 मीटर वाला रस्सा है, अगर 17 के हिसाब से हम इसमें बनाएं तो हम यहाँ पर कितने टुकड़े कर सकते हैं, इसके 9 टुकड़े कर सकते हैं। और 204 मीटर वाला जो रस्सा है, अगर 17 के हिसाब से भाग करें मेरे भाई तो यहाँ पर 12 टुकड़े कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 7 34, यानी हम इसके 34 टुकड़े टोटल कर पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि 2 तरह का सवाल पूछा जाता है। पहला बार मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा जाता है, ठीक है, कि यहाँ रस्सों की लंबाई कितनी होगी, और दूसरा ये पूछा जाता है कि कितने रस्से बनाए जा सकते हैं। तो रस्सों की लंबाई के बारे में बोलेगा तो 17, और कितने रस्से बनाए जा सकते हैं तो 34 बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आज ये इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन 2023 में एक सवाल में हमारा पूछा गया। जरा पढ़िए इस सवाल को क्या कहा गया, तरीके से मेरे भाई पढ़िए क्या कहा गया क्वेश्चन में, जरा देखिए। तो कहा गया एक माली के पास लगाने के लिए कुछ पौधे थे, ठीक है, उसने उन्हें 7, 8, 9 और 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास हमेशा एक पौधा बच जाता था। जब उसने लगातार 11 पौधे लगाने की कोशिश की तो उसके पास एक भी नहीं बचा। माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपको सवाल कैसे समझ में आता है कि HCF का क्वेश्चन है कि LCM का क्वेश्चन है। मेरे भाई इस सवाल में है ना कई सारे तरीके हैं जो यहाँ बता सकता है कि आपका जो यहाँ पर होगा, ठीक है, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो हमारा LCM ही निकालना है। ठीक है, कई सारे तरीके हैं मेरे भाई। पहला तरीका यहाँ पर ये है कि आपको क्वेश्चन में ये कहा गया कि वो माली, मतलब ये नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन बस उसको लैंग्वेज दिया गया, इसी वजह से प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे तो क्या कहा गया कि 7 से भाग कर लो, 8 से भाग कर लो, 9 से भाग कर लो या 12 से भाग कर लो, हर एक कोशिश में मेरे भाई एक पौधा बच जाता है, यानी 1 रिमाइंडर है हमारा। हम कहते हैं ना कि किसी संख्या को 8 से भाग करिए, 9 से भाग करिए, 10 से भाग करिए, उसके बाद भी आपका एक रिमाइंडर रह जाता है। वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तो पहला लाइन यहाँ पकड़ने का ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कहा है कि यदि हम 11 से भाग करें तो एक भी पौधा नहीं बचेगा, यानी कहने का मतलब जो संख्या होगी हमारी वो हमारा 11 का डिविजिबिलिटी होगा। ठीक है, तीसरा तरीका हमारा यहाँ ये कह सकते हैं कि मेरे सारे के सारे ऑप्शंस बड़े हैं, और जब संख्या देखो कितनी छोटी छोटी दी गई है और सारे के सारे ऑप्शंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसका मतलब मुझे क्या करना है, सभी का LCM लघुत्तम समावर्तक लेना है मेरे भाई। क्या लेना है, सभी का LCM लेना है, लघुत्तम समावर्तक लेना है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बाई अगर आप ऑप्शन जाने की कोशिश करेंगे तो बाई ऑप्शन जाकर देखिए, क्योंकि आपसे कहा गया यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट, लेकिन जो भी पौधा होगा वो कहा गया कि 11 पौधे लगाने पर कुछ भी नहीं बचता है। इसका मतलब मेरा जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पर 11 का नियम लगाएंगे। सबसे पहले अगर बाई हम बिना मेथड सॉल्व किए जाएं, अगर हमारी इच्छा ना हो मेथड से सवाल को सॉल्व करने की, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 4 और 3 7 और 6 और 1 7, यानी ये 11 से कट रहा है। 5 और 6 11 हमारा, ये भी 11 से कट रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 2 5 और 5 0 5, ये भी 11 से कट रहा है। 1 + 0 8 4 12, ये भी हमारा 11 से कट रहा है। ये 4 ऑप्शंस हैं, सारे के सारे हमारे 11 से कट रहे हैं। चलो, तो यानी सारे के सारे 11 से डिविजिबल है। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पर कहा गया, और वो क्या कहा गया, 7 से भाग कर लो तो भी 1 बचेगा, 8 से भाग कर लो तो भी 1 बचेगा, 9 से भाग कर लो तो भी मेरे भाई 1 बचेगा। यानी जो संख्या को 9 से भाग करने पे 1 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो उसका डिजिटल सम भी कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है कि अगर कोई संख्या है उसको हम 9 से भाग करते हैं और हमारा रिमाइंडर मान लीजिए 1 आ गया, तो ये संख्या का डिजिटल सम भी कितना होगा, 1। अगर कोई संख्या है 9 से भाग कर दिए और हमारा 3 बच गया, तो इस संख्या का डिजिटल सम भी कितना होगा, तो 3 होगा। तो अक्सर मैंने ऐसे तरीके आपको बताए। तो यहाँ पर कहा गया है कि 9 से भाग करने के बाद 1 बच रहा है, तो डिजिटल सम भी 1 आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम डिजिटल सम निकालेंगे तो 4 + 1 हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ लगाएंगे 6 + 5 11, 11 को आपस में जोड़ो 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप मेरे भाई लगाते हो तो 8 और 1 9 खत्म, 4 हो जाएगा। 5 3 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आंसर होगा। मेरे भाई डिविजिबिलिटी पढ़ाते वक्त तरीके से हमने आपको समझाया था, सारी बातें बताई थी कि कभी भी अगर भविष्य में ऐसा सवाल आ जाए जहां पर 9 आपको दिखे या 9 की मौजूदगी किसी भी प्रकार से आपको वहां प्रकट हो, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि 9 का नियम लगाना। मैंने यहाँ पर जो है वो 7 को 8 को और 12 को मैंने कहा तुम्हें बाद में हम देख लेंगे, पहले मेरे भाई यहाँ पर 9 मौजूद हुआ है तो हम 9 का नियम लगा लेते हैं। क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से है कि जो भी संख्या, देखो यहाँ पर मुझे एक ऐसी संख्या का पता करना है 9 से भाग करने पे 1 रिमाइंडर दे, यानी जो उसका रिमाइंडर होगा वहीं उसका डिजिटल सम होगा। तो अगर रिमाइंडर हमारा 1 है तो हमारा डिजिटल सम भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस केस में मेरे भाई बिना सॉल्व किए हम आंसर कितना दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आए कि मेरे भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन जरा अगर आप इसका देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी लंबा खींच के ले जाएगा, आपको बहुत लंबा लेके जाएगा। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेना होगा मेरे भाई। कि आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो एलसीएम ले रहे हैं, और एलसीएम कितने का ले रहे हैं, तो 7 का। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है यहाँ पे, और पहले भी क्या कहा है कि वो जो संख्या आप तलाश कर रहे हैं ना, वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या होगी एलसीएम ऑफ कितना, 7 8, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 12 हो गया। इन सब का एलसीएम होगा, इन सब के एलसीएम के मल्टीपल से कितना ज़्यादा, तो आर ज़्यादा। कई बार कि जो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और उसके बाद एक रिमाइंडर दे, इसका मतलब इनके एलसीएम से 1 ज़्यादा, इनका मतलब इनके एलसीएम से मेरे भाई 1 ज़्यादा है। यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, चलिए बताइए। अब ज़रा इनका एलसीएम हम लेते हैं। तो इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 12 और 9 का हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, और 8 और 7 का हमारा 56 हो जाएगा। 36 और 56 की अगर हम बात कर लें तो जैसे 4 से हमारा ये 9 बार में हो जाता है, और ये हमारा 4 से कितनी बार में हो जाता है, तो 4 से हमारा 14 बार में। 4 दोनों जगह है तो यहाँ भी आएगा, और 14 का 9 गुना 9 चौके 36, 126, 126 का 4 गुना 12 चौके 48, और 6 चौके 24, यानी इनका एलसीएम कितना होगा, 504। यानी 504 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा। 504 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर यह बात बोला था कि अगर वो छोटी से छोटी संख्या बोलता ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाता मेरे भाई, तो आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाता, n की वैल्यू 1 लेते और 504 + 1 505 हो जाता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा है कि वो अगर 11 के रो में आप पौधे को लगाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी आपका क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर आपका x से 11 का मल्टीपल होना चाहिए तो पहले n की वैल्यू को 1 लेके देखो। n की वैल्यू को 1 लेके देखोगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, 504 × 1, यानी 504 + 1 505।
क्या ये हमारा 11 का मल्टीपल है? तो बिल्कुल भी मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इसी तरीके से n बराबर 2, n बराबर 3, तो एक काम करिए n बराबर 6 लीजिए। अगर n बराबर 6 लेंगे तो इसका 6 गुना करिए ज़रा, तो इसका 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 500 का 6 गुना 3000, 4 का 6 गुना 24, और 3024 जमा 1 यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3025 हो जाएगी। और 3025 को अगर आप देखेंगे तो 3 2 5 5 2 5 यानी ये हमारा 11 से कटेगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस सवाल को हम यहाँ पर जो है वो तरीके से आपको बता पाए, ठीक है, कि क्या आपको करना था, कैसे करना था। पहले बाई ऑप्शन जाना था तो कैसे जाना था, और दूसरा मेरे भाई अगर बाई मेथड जाना था मेरे भाई तो वो आप कैसे जा सकते थे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। ये भी 75 हमारा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कहा गया 4.5 किलोग्राम, 6 सही 3/4 किलोग्राम और 7 सही 1/5 किलोग्राम वजन के केक के 3 टुकड़े क्रमशः समान वजन में भागों में विभाजित किए जाने हैं। प्रत्येक भाग जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। यदि प्रत्येक स्थिति में ऐसा एक भाग परोसा जाए तो मेहमानों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ये वही वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टूडेंट्स वाला है। जैसे मैं 40 एप्पल और 30 एप्पल और 40 संतरे लेकर आया तो पहला तो मुझे हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए यहाँ पर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने दिया है वो कैसे दिया और कितना दिया, तो उस केस में HCF निकालना होगा। और अगर मुझसे यहाँ पर ये पूछ ले कि बच्चों की संख्या बता दो, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, जैसे हर बच्चे को मैं 10 देना चाहता हूँ और 30 एप्पल है मेरे पास यानी 3 बच्चे हो जाएंगे, तो वो वाला मेरे भाई जो है यहाँ पर सवाल रहता है। 3 pieces of cake, weight 4 whole 1/2 kg, 6 whole 3/2 kg and 7 whole 1/5 kg respectively, और उनको बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। Each part must be as heavy as possible। जब ये शब्द बोलता है ना कि हर एक टुकड़ा अपने आप में बड़ा से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश करता है कि आपको यहाँ पर HCF लेना है। क्या लेना है मेरे भाई आपको यहाँ पे? तो आपको यहाँ पर HCF लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। वन सच पार्ट इज सर्व टू ईच गेस्ट। हर गेस्ट को एक एक पार्ट ऐसा देना है, मतलब आप बड़ा से बड़ा टुकड़ा लो और हर गेस्ट को मेरे भाई यहाँ पर वही देने की कोशिश करो। तो कहा गया आप ऐसे कितने गेस्ट को खिला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है किलो की बात अगर हम करें, हर पार्ट हर हैवी होना चाहिए। तो किलो की बात करें तो पहला वाला हमारा कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 27/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 36/5 हो जाएगा। ये सारे फ्रैक्शन मुझे लिख दिए। मुझे हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा देना है, और हर किसी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा देना है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे उनका HCF लेना होगा। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास एक तरीके से यहाँ 100 एप्पल आ जाए, ठीक है, उसके बाद यहाँ 50 ऑरेंज आ जाए, और उसके बाद मान लीजिए 70 जो है यहाँ पर ग्रेप्स आ जाए, अंगूर आ जाए। हर किसी को जो है मेरे पास बराबर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा देना है। यानी मुझे क्या लेना होगा? तो मुझे इनका HCF लेना होगा। इनका HCF कितना? तो 10। यानी अगर हम बात करते हैं तो हर किसी को हम 10-10 दे पाएंगे, तो 10-10 दे पाएंगे, तो यहाँ 10 बच्चों को दे पाएंगे। 10 से इसको भाग करो 5 बार में, 10 से इसको भाग करो 7 बार में। तो 2 तरह का सवाल बनता है। पहला मेरे भाई यहाँ पर ये बनता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो दोगे तो वो कितना दोगे? तो 10-10 दे सकते हैं। और दूसरा सवाल यहाँ पर बनता है कितनी संख्या हो सकती है? 100 एप्पल है, हर किसी को 10 देने यानी 10 बच्चे। 50 ऑरेंज हर किसी को 10 देना यानी 5 बच्चे। 70 ग्रेप्स हर किसी को 10 देना यानी 7 ग्रेप्स हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही मुझे यहाँ पर इन संख्याओं का क्या लेना होगा? तो इन संख्याओं का मेरे भाई HCF लेना होगा। और आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि फ्रैक्शंस के HCF कैसे लिए जाते हैं। अगर कभी भी भविष्य में अगर मान लीजिए कि फ्रैक्शंस के जो है यहाँ पर HCF अगर हमें 72 लेना होगा, तो अगर HCF फ्रैक्शन का जो है HCF लेना है, तो ऊपर वालों का हम क्या लेते हैं? HCF लेते हैं, और नीचे वालों का हम क्या लेते हैं? तो LCM लेते हैं। ऊपर वालों का HCF का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी को डिवाइड करे। 9, 27, 36 हर किसी को डिवाइड करने वाला कौन है? तो 9 है। और LCM की बात करते हैं, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी से कट जाए, एक ऐसी संख्या जिसको हर कोई काट दे। तो यानी 2 का 4 का 5 का LCM कितना होगा? तो 20 होगा। 20 आपका 2 से भी कट जाएगा, 20 आपका 4 से भी कट जाएगा, 20 आपका 5 से भी कट जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? ठीक है, यानी अगर सबसे पहले यहाँ पर ये पूछा जाए कि हर किसी के थाली में जो केक परोसा गया है उसका वजन क्या है, तो मेरे भाई उसका वजन 9/20 किलो है। कितना है? तो 9/20 किलो है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि कितने लोगों को केक दिया जाएगा,
तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो वही नंबर ऑफ पीपल बराबर, तो ये बताओ यहाँ पर ये कितना है, तो 4.5 किलोग्राम है। 4.5 किलोग्राम का मतलब 9.5 किलो का केक है, सॉरी 9/2 किलो का केक है। 9/2 किलो का केक है और हर व्यक्ति को मैं कितना दे सकता हूँ, तो 9/20 यहाँ पे। जैसे वही बात है कि मेरे पास 100 एप्पल है और हर व्यक्ति को हम यहाँ पर कितना दे सकते हैं या ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास 100 किलो का केक है और हर व्यक्ति को हम 10 किलो दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए केक का वजन डिवाइडेड बाई एक व्यक्ति का जो भी है केक, ठीक है। तो 100 किलो का केक है, हर व्यक्ति को 10 किलो दे सकते हैं, नहीं लोगों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 10। तो उसी तरीके से यहाँ पर केक का वजन और हर एक टुकड़े का वजन, ठीक है। दूसरा वाला केक का वजन हमारा कितना है, दूसरे वाले केक का वजन हमारा 27/4 है और हर एक टुकड़े का वजन हमारा कितना है, तो 9/20 है। तीसरा वाला मेरे भाई टुकड़े का वजन कितना है, तो 36/5 है और यहाँ पर जो है ये हमारा केक का वजन है और टुकड़े का वजन हमारा कितना है, तो 9/20 है। क्लियर है। आप यहाँ पर जो है कई बार मैंने आपको पढ़ाया फ्रैक्शंस को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन को लेकर, तो दोस्त यहाँ समझना a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहला और आखिरी संख्या मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद बाकी ये दोनों संख्या यहाँ पर मल्टीप्लाई होती हैं। AD/BC हमारा होता है, बता रखा है मैंने आपको, कई बार बता रखा है, ठीक है। बस उसी के आधार पे इसको सॉल्व करिए। तो बोलेंगे सर पहला और आखिरी यानी 9 और 20 हमारा हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 9 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 27 और 20 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होने की बात आती है तो 4 और 9 हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 36 और 20 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर जो है 5 और 9 हमारा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एक स्टेप की जानकारी हम आपको दे रहे हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी नहीं हो और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर कुछ क्लियर हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपके दिमाग से उड़ जाए, क्लियर ना हो पाए, बिल्कुल भी नहीं। 9 से 9 काट दिया, 2 से कितनी बार में काटेंगे, तो 10 बार में। 4 से आप कितनी बार में काटेंगे, 5 बार में। और 9 से आप काटेंगे 3 बार में। उसके बाद यहाँ पर 9 से काटेंगे 4 बार में और यहाँ 5 से काटेंगे 4 बार में। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये 10 हो गया, यहाँ हमारा 15 हो गया और यहाँ हमारा 16 हो गया। तो ये टोटल कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 41। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो पहले अगर वो टुकड़ा निकालना है तो उस टुकड़े का वजन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो HCF लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। कुछ इस प्रकार के भी सवाल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। और वो क्या है, एक वृत्ताकार टैंक के चारों ओर दौड़ते हुए एक धावक क्रमशः 2, 6 और 6.5 घंटे में एक चक्कर को पूरा कर सकता है। प्रारंभिक बिंदु पर यदि वह पहली बार कितने देर के बाद मिलेगा। ये हमारा सवाल है मेरे भाई, ये हमारा सवाल है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ट्राई करिए। एकदम सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। चलिए बताइए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे यहाँ पर सर देखिए, Three runner running around a circular track can complete one revolution in 2, 6 and 6.5 hours respectively. When will they meet at the starting point? वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो पहला रनर जो है यहाँ पे एक चक्कर को कितने घंटे में लगाता है, तो 2 घंटे में, दूसरा 6 घंटे में, तीसरा 6.5 घंटे में। तो यानी कभी भी ऐसी बात को ध्यान रखिएगा, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि एक लाइट हमारा 2 घंटे में लाल होता है, दूसरा लाइट हमारा 6 घंटे में लाल होता है और तीसरा लाइट हमारा 6.5 घंटे में लाल होता है। तो वो एक साथ लाल कब होंगे। तो कभी भी अगर मान लीजिए अलग अलग संख्या अलग अलग मल्टीपल के हैं, जैसे ये 2 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है और ये 6.5 का मल्टीपल है, तो वैसी स्थिति में जब संख्याएं अलग अलग मल्टीपल की होती हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी संख्या को चूज करना होता है जो मेरे भाई क्या हो, तो जो इससे भी कट जाए
इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, वो हमेशा अपने आप में एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। और अगर आप ऑप्शंस को भी देखेंगे तो ऑप्शन भी देखिए तो इन संख्याओं से बड़ा है, यानी अगर ऑप्शन संख्याओं से बड़ा है इसका मतलब मुझे एलसीएम लेना है, अगर ऑप्शन हमारा संख्याओं से छोटा है इसका मतलब मुझे एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सवालों के बारे में बात करें तो हमारे पास टोटल 3 रनर हैं। कितने रनर है मेरे भाई? 3 रनर हैं यहाँ पे, और तीनों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। 2, 6 और 6.5 की बात यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? तो एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम की बात करते हैं तो 2 हो गया, 6 हो गया और 6.5 हो गया। याद करो मैंने दशमलव वाले संख्याओं को एलसीएम लेने 2 तरीका बताया था। तरीका नंबर 1 कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ले लो, और तरीका नंबर 2 कि यहाँ पर आप देखो एलसीएम में दशमलव है। अगर यहाँ मेरे भाई दशमलव है ना, तो अगर यहाँ दशमलव है तो हम यहाँ क्या करेंगे? तो अगर मेरे भाई यहाँ दशमलव है तो दशमलव के बाद 1 अंक है, और दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर इन संख्याओं का एलसीएम लेने के बजाय 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 20, 10 से मल्टीप्लाई करो 60, 10 से मल्टीप्लाई करो 65। और हम यहाँ क्या करेंगे? तो हम यहाँ इन कैल्शियम लेंगे। अब 20, 60 और 65 कैल्शियम, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 और 60 कैल्शियम हमारा 60 हो जाएगा। 60 और 65 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 12, 13, 156, और 156 का कितना गुना? तो 156 का 5 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 780। क्लियर है ये मेरे भाई बात? यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 780 हो जाएगा। अब याद करना जरा आप अपने सवाल में, आपने शुरू में किससे मल्टीप्लाई किया था? 10 से मल्टीप्लाई किया था। तो अब आपको वापस क्या करना पड़ेगा? उसका 10 उसको लौटाना पड़ेगा, यानी मेरे भाई वापस आपको उसको 10 से भाग करना होगा। कभी भी एलसीएम निकालते वक्त आप जितने से मल्टीप्लाई करते हैं शुरू में, बाद में आपको उतने से ही क्या करना होता है? भाग करना होता है, डिवाइड करना होता है। यानी यहाँ पर अगर मुझे आंसर लेकर आना है तो आंसर लाने के लिए मैं क्या करूँगा? इस 780 को किससे भाग कर दूंगा? 10 से भाग कर दूंगा। 78 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? कभी भी एलसीएम निकालते वक्त आप जितने से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में आपको उतने से ही डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए। अभय कुमार कह रहे हैं सर जी नहीं समझ में आ रहा है। किसने कहा अभय भाई मेरे आपको बीच क्लास देखने को? ये बताइए। जब हमने क्लास की शुरुआत की तभी हमने एक छोटी सी बात कही थी, और वो हमने ये कहा था कि जितने भी बच्चे हैं वो पहले क्लास नंबर 1 को देखें, फिर क्लास नंबर 2 को देखें, फिर क्लास नंबर 3 को देखें। ठीक है, इस तरीके से देखें। अब आप सोचेंगे कि हम सीधा पहली क्लास में ही घुस जाते हैं और सीधा 7वां नंबर क्लास हम देखेंगे, नहीं समझ में आएगा भाई। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए कि जो बच्चा मेरे साथ पहली क्लास से जुड़ा हुआ है उसको एक एक बात क्लियर होते चली जा रही है। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो ये 2-3 दिनों में जिन्होंने एडमिशन लिया है, आज लिया है, कल लिया है, परसों लिया है, वो सिर्फ लाइव हाँ देख लो कि क्या हो रहा है, समझ में अभी तुम्हें नहीं आएगा। अगर बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो तुम्हें क्लास नंबर 1 से देखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। स्वप्नील, आकाश और विनय एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे अपनी परिक्रमा क्रमशः 36 सेकंड, 48 सेकंड और 42 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने सेकंड के बाद वह प्रारंभिक बिंदु पे एक साथ होंगे? फिर वही वाली बात आ जाती है कि जैसे एक लाइट हमारा 10 सेकंड में ब्लिंक करता है, दूसरा 20 सेकंड में करता है, तीसरा 30 सेकंड में करता है, तो कितने समय के बाद सारे के सारे एक साथ लाल होंगे? वैसे ही जब ये सर्कुलर मोशन वाला कहानी होता है ना, तो सर्कुलर मोशन वाले कहानी में भी हमें क्या करना होता है? उनका एलसीएम ही लेना होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो जैसे मान लो कि एक हमारा ट्रैक है, ठीक है, और इस ट्रैक में क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि वो अपने चक्कर को पहला वाला व्यक्ति 36 सेकंड, दूसरा 48 सेकंड, तीसरा 42 सेकंड, इस तरीके से करके वो पूरे के पूरे चक्कर को मेरे भाई कंप्लीट करते हैं। तो बोला गया आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे बी टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट, कितने देर के बाद वो वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पे, शुरुआत बिंदु पे एक साथ होंगे। तो यानी इसका कहने का मतलब हमें क्या है कि इसका कहने का मतलब हमें एलसीएम लेना है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर किसका किसका एलसीएम लेंगे भाई? तो हम यहाँ बोलेंगे सर 36 का, उसके बाद यहाँ पर 48 का, उसके बाद यहाँ पर कितना? 42 का। सबका आप एलसीएम लीजिए। और एलसीएम लेने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ 36, 42 को देखें तो हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। 3 से तो हमारा ये कटेगा, 3 से हमारा ये कटेगा 12 बार में, ये 3 का 12 गुना 36, ये हमारा 3 से कटेगा 16 बार में, और उसके बाद यहाँ 3 से हमारा कटेगा 14 बार में।
तो 3 हर किसी के पास है, तो 3 तो आएगा ही आएगा। 16 और 12 कैल्शियम हमारा 48 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 14, तो यहाँ हमारा 7 हो जाएगा। तो 21 और 48 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यूनिट डिजिट 8, ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 1008। ठीक है, मैंने अपने तरीके से एलसीएम लिया, आप अपने तरीके से एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि अब मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि एलसीएम लिया कैसे जाता है, वो बड़े समझदार हैं आप। हाँ, मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या था, एलसीएम लेना था, एचसीएफ लेना था, क्या करना था। तो मेरे भाई सवाल को पढ़ने के बाद हमें ये अच्छे तरीके से पता चल गया कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 3 घंटे फलाने 3 मंदिर में घंटा है, पहला घंटा 10 सेकंड में बजता है, दूसरा 20 सेकंड में, तीसरा 30 सेकंड में, एक साथ कब बजेंगे, यानी उनका एलसीएम लेना है। ठीक है, पहला लाइट 10 सेकंड में ब्लिंक होता है, दूसरा 20 सेकंड में, तीसरा 30 सेकंड में, क्या करना है, एलसीएम लेना है। एक व्यक्ति 10 सेकंड में चक्कर पूरा करे, दूसरा 20 सेकंड में करे, तीसरा 30 सेकंड में करे, तो एक साथ कब करेंगे, तो एलसीएम लेना है। कभी भी ऐसा कहानी हो कि जब संख्याएं अलग अलग मल्टीपल में हो और मुझे उनको एक मल्टीपल में लेके आना हो, तो मुझे उनका एलसीएम लेना होगा। तो इनका एलसीएम हमारा कितना आएगा, 1008 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी वो सबसे बड़ी संख्या होगी मेरे भाई यहाँ पर, जो हमारा किससे कटेगी, सबसे। अब उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है, उसके बाद भी इस सवाल का आंसर आप कैसे दे सकते थे। तो मेरे भाई मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है ना जो 36 से भी कट जाए, 48 से भी कट जाए और 42 से भी कट जाए। अब मैंने आपसे क्या कहा था, गौर से जरा इस 36 को देखो, मैं मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ, सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गौर से इस संख्या को देखिए, 36 हमारा किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। जो भी संख्या 9 से कटती है उसका डिजिटल सम कितना होता है, 9 होता है। ये हमारा डिजिटल सम 9 है, बिल्कुल भी नहीं। डिजिटल सम 7 4 11 9 है, बिल्कुल भी नहीं। यही 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका डिजिटल सम हमारा कितना है, तो हमारा 9 है। उसके बाद हम बात करते हैं जो संख्या 48 से कटेगी, यानी 48 से कटने वाली संख्या 8 से कटेगी, और 8 से कटने वाली संख्या को आखिरी का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अगर हम इसका 3 डिजिट काटते हैं तो यहाँ पर 8 का 6 गुना 48, और ये भी कटेगा और ये भी 8 से कटेगा, ठीक है। एक अगर हम मान लीजिए इन ऑप्शंस में 7 का नियम लगा ले, जो संख्या हमारा 42 से कटेगी उसको 7 से कटना ही कटना है, फिर हमारे ये दोनों से कटेंगे, ठीक है। तो और हमारा कॉमन क्या हो जाएगा यार, 8 भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हमारे फंस जा रहे हैं। तो यानी मेथड नंबर 2 में अगर हम जाएंगे तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में दोनों के दोनों पास हो गए। ये भी डिविजिबिलिटी में पास हो गया, ये भी डिविजिबिलिटी में पास हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा रहता, जैसे ये 504 की जगह मान लो यहाँ 505 रहता, जहाँ डिजिटल सम ही मैच नहीं करता, तो उस केस में सीधा सीधा आंसर क्या देते थे, उस केस में सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी को आंसर देते थे। तो मेरा बस एक बताने का तरीका है कि कभी अगर मान लीजिए एलसीएम भी अगर आपको निकालना पड़ जाए, अब जैसे मुझे एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालते वक्त मेरे 2 ऑप्शन खत्म हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये 9 से कटते ही नहीं है। क्या पता एक और ऑप्शन अगर हमारा खत्म हो जाता तो सीधा जल्दी से आंसर देते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस केस में क्या करना होगा, फिर आपको पूरा सॉल्व करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर सवाल देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप 48 की डिविजिबिलिटी डायरेक्ट चेक कर सकते हो। अगर 48 से काट के देखना चाहते हो तो 48 से काट के देख लो कि ये 48 से तुम्हारा नहीं कटेगा, ठीक है। अगर आप 48 से इसको काटेंगे तो 48 का एक बार में 48 आएगा, और ये हमारा 24 जो कि बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो 48 से हमारा ये नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर का होना प्यार है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसीलिए आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलिए, तुम्हारी बिंदी भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो, किस क्वेश्चन की बात तुम कर रहे हो भाई? क्लियर ही नहीं हो पा रहा है तुम्हारे कमेंट से यार, कहना क्या चाह रहे हो बताओ, कुछ तो समझाओ यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यूपीएससी का सीडीएस का 2023 का पूछा गया सवाल है, वो देखिए। एक विशाल हॉल के फर्श के आयाम हमारा 30 मीटर 60 सेंटीमीटर है, 23 मीटर 40 सेंटीमीटर है। इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगाई जानी है। कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? ठीक है गुरुजी, आंसर ए, गुरुजी ए भी आंसर 72 होगा। पता नहीं भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ही जाने, भगवान जाने और आप जाने। तो फ्लोर ऑफ बिग हॉल, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो हमारे पास एक फ्लोर है, तो मैं आपको ये फ्लोर बना रहा हूँ, और यहाँ देखिएगा ये आपके पास एक ऐसा फ्लोर है,
ठीक है। उसके बाद अगर ये फ्लोर है मेरे भाई यहाँ पे, तो ये फ्लोर की यहाँ पर कहानी क्या है, तो ये फ्लोर की लंबाई हमारी 30 मीटर और कितना है तो 60 सेंटीमीटर है। दूसरी वाली अगर हम बात करें तो 23 मीटर और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर 23 मीटर और 40 सेंटीमीटर है। ये हमसे कहा गया कि यहाँ पर इतना मीटर इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर इतना सेंटीमीटर है, और मुझे इसको स्क्वायर टाइल लगाने हैं और सारे के सारे टाइल मेरे सेम साइज के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मेरा टाइल बड़ा होगा और एक मेरी टाइल छोटी होगी। तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ टाइल की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब इस सवाल के थोड़े से इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं। सीडीएस का पेपर है, सीएचएसएल का पेपर है, सीजीएल का पेपर है, मेंस का पेपर है। पिछले कई सालों से ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर आता आया है और आता रहेगा। हमेशा ऐसा किया जाता है कि आपको एक कमरा उसका डायमेंशन दे देगा, एक कमरे की लंबाई दे देगा, उस कमरे की चौड़ाई दे देगा और बोलेगा कि हमें यहाँ पर है ना स्क्वायर टाइल लगाने हैं। तो बताओ पहली बात वो, अच्छा एक और बात, वो जो टाइल भी हम लगाना चाहते हैं वो बड़ा से बड़ा टाइल हम लगाना चाहते हैं, छोटा से छोटा टाइल नहीं लगाना चाहते हैं। तो जो टाइल है वो स्क्वायर के शेप में होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो पहली बात उस टाइल का यहाँ पर लंबाई बताओ, दूसरी बात उस टाइल का एरिया बताओ, ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। और तीसरा सवाल यहाँ पे कि तुम ऐसे कितने भी टाइल लगा सकते हो, कितने नंबर ऑफ टाइल बताओ। 3 सवाल पूछे जाते हैं। स्क्वायर के टाइल का साइज पूछा जाता है, स्क्वायर टाइल का एरिया पूछा जाता है और उसके बाद यहाँ पर उसकी संख्या पूछी जाती है। जैसे मानो मैंने है ना इतना बड़ा टाइल ले लिया, तो यहाँ पर पता चले कि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा इधर इधर बैठ गया, पूरा ऐसे बैठा जा रहा है, ठीक है, और लास्ट में जाके मेरे भाई इतना बच जा रहा है। तो मुझे ये भी काम नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो है इस तरीके से कोई टाइल को लेने की सोची कि यार ऐसा ले लेते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बट बाद में पता चले मेरे भाई कि यहाँ पर इतना बच गया, तो ये भी हम नहीं ले सकते हैं। यानी मेरा किसी भी स्थिति में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब मेरे भाई जब कुछ भी नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब मान लो कि मैं अगर एक यहाँ टाइल ले रहा हूँ, मैं अगर एक यहाँ पर टाइल ले रहा हूँ दोस्त यहाँ पे, तो ये टाइल ऐसा होगा कि इसकी लंबाई आपको इस तरीके से, ये जो एक्स होगा ना, ये ऐसा लेना होगा कि ये पूरा का पूरा जो है इसको बराबर भागों में बांट दे और यहाँ पर कुछ भी ना बचे। ये पूरा का पूरा सारा बराबर भाग में बढ़ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप यहाँ वाला एक्स लेंगे मेरे भाई, तो ये एक्स भी इसको पूरी बराबर भागों में बांट दे भाई, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कुछ बच गया तो दिक्कत होगी। यानी ये जो एक्स होगा ना, ये इसको भी डिवाइड करे और ये जो एक्स होगा ना वो उसको भी डिवाइड करे। तो यानी एक संख्या जो दो अलग अलग संख्याओं को विभाजित करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम HCF बोलते हैं, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दो लोगों को काट दे, उसे हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ पे महत्तम समावर्तक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनका HCF निकालना है, HCF निकालने के लिए मुझे इनको बराबर यूनिट में लाना होगा, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में है मेरे भाई। तो या तो इन दोनों को हम मीटर में कर ले या हम इन्हें सेंटीमीटर में कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको हम सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है। 1 मीटर के अंदर 100 हमारा सेंटीमीटर होता है, तो 30 × 100 3000, 3000 में 60 जोड़ देंगे तो 3060 मीटर हमारा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 23 × 100 2300 2340 हमारा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या करना है, तो अगर मुझे आंसर निकालना है तो मुझे यहाँ पर दोनों का HCF लेना होगा। किसका, 3060 का और उसके बाद यहाँ 2340 का। ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। 0 हमारा दोनों जगह कॉमन है, तो 0 हम ले लेंगे। ये हमारा 306 और ये हमारा 234 है। यानी मेरे भाई मेरे पास एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारा दोनों को काट पाए, बड़ी से बड़ी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। अभी आंसर नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ये जो टाइल है ना, ये जो है x की वैल्यू है ये, तो x की वैल्यू क्या होगी, HCF दोनों का। यानी दोनों का HCF कितना होगा, जरा गौर से देखो तो बोलोगे सर देख लीजिए 0 दोनों के पास है तो 0 रहेगा। अब 306 और 234 का हमें LCM लेना है, 306 और 234 का। तो इनका ज़रा डिफरेंस लो मेरे भाई, यहाँ पर इनका डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा, 66 और 6 हमारा 72 हो जाएगा, ठीक है। क्या 72 हमारा इसे काट पा रहा है, तो 7 चौके 28 बिल्कुल भी नहीं। 72 का हमारा फिर दूसरा 36 होगा। क्या 36 हमारा इसे काट पा रहा है, तो नहीं काट पा रहा है। अगर हम 18 लेने की कोशिश करें, 18 में 18 18 ये हो जाएगा, 18 में 18 18 मेरे भाई होगा यहाँ पे, यानी 180 होगा। इनका अगर HCF लोगे आप यहाँ पर, तो इनका HCF कितना आएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180 आ जाएगा। आप इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इनका HCF ले रहा हूँ भाई, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ HCF लिया है मैंने यहाँ पे।
ठीक है, क्या लिया मेरे भाई यहाँ पर? सर रियल लाइफ में वर्क करेगा क्या ये मेथड? बिल्कुल करेगा भाई। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया? तो एचसीएफ ले लिया। नंबर ऑफ टाइल अगर भविष्य में निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो देखो, वो हमारा एरिया के कंसेप्ट से निकलेगा। वो एरिया का कंसेप्ट कैसे आएगा? तो जैसे मान लीजिए कि हमारी जो टाइल है 180 बाई 180 की है, तो एक टाइल का एरिया कितना होगा? तो 180 इंटू 180 होगा। और ऐसे मैं कितने टाइलों का इस्तेमाल करूंगा? ऐसे मैं n टाइलों का इस्तेमाल करूंगा, तो हमारा इतने एरिया के बराबर होगा। समझ गए बात को? यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहाँ बदलना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये थोड़ा सा पॉइंट अपना क्लियर रखिए। पूरे कमरे का एरिया बराबर, यहाँ पर जैसे मान लो मैंने 100 टाइलों का इस्तेमाल किया, तो एक टाइल का एरिया निकाल दीजिए, उसको n से गुना कर दीजिए, तो पूरे कमरे के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला जो टाइल वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग हट के ध्यान रखना है। इसमें 30 आंसर नहीं होगा भाई, रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पूरा अलग हट के निकालना है, तो हमारा आंसर आएगा। तो हम बोलेंगे सर 0 और 0 से हमारा क्या हो जाएगा? 0 और 0 हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 18 से हम काटेंगे, तो 18 से हमारा कितनी बार में कटेगा? 18 कम 18 और 18 का 7 बार में। 18 से काटेंगे तो 18 से कितनी बार में? 1 बार में और 3 बार में। तो यानी n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 17 × 1 = 51, 17 का हम 17 5 22, यानी 221 टाइलों की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये जो टाइल वाला क्वेश्चन है ये स्पेशल क्वेश्चन है। और देखिए, जैसे केक वाला क्वेश्चन अलग था, उसमें क्या करना होता था हमें कि जो हमारा संख्या होता था ना, उसको हम अपने एचसीएफ से डिवाइड करते थे और सबको जोड़ देते थे। और ये टाइल वाला जो क्वेश्चन है ये अलग है। इसमें क्या करना होता है? एचसीएफ निकालना तो होता है, लेकिन एक टाइल का एरिया इंटू n टाइल का एरिया बराबर पूरे कमरे का एरिया, इस तरीके से करके मेरे भाई पूरा का पूरा एरिया निकालना होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही हमारा सवाल है, ये भी हमारा सवाल देख लीजिए। ऐसे ही सेम कंसेप्ट है। एक आयताकार कमरे के फर्श की विजाएं जो है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर है, और इसे वर्गाकार टाइलों से ढकना है। फिट की जा सकने वाली सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की विमा क्या होगी, और फर्श को ढकने के लिए ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? ऐसा ही हमने एक और सवाल आपके सामने दे दिया ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। डायमेंशन ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम आर। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रूम है और यहाँ पर इसके डायमेंशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मंजीत, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम आर 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना है? 3 मीटर, और उसके बाद ये हमारा 60 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर और ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर मेरे भाई। ठीक है, इसको हमें कवर करना है स्क्वायर टाइल के साथ। अगर हम इसको स्क्वायर टाइल के साथ कवर करेंगे मेरे भाई, समझ लीजिएगा इस बात को यहाँ पे। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी फिटेड और हाउ मेनी सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर? और ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता है? सेम कहानी दोस्त यहाँ पे। पहले तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों यूनिट अलग अलग हैं, तो इनको हम समान यूनिट में लेके आएंगे और यहाँ पर जो है उनका हम क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो यानी जैसे मान लीजिए टाइल x बाई x की है, तो हमें क्या करना है? यदि इस x का मान निकालना है तो हमें यहाँ पर एचसीएफ लेना होगा। ये 3 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो 360 सेंटीमीटर हो गया ये हमारा। उसी तरीके से यहाँ पर 5 मीटर 40 सेंटीमीटर है, तो 540 हो गया। अब एक बच्चे को भी यहाँ दिख रहा होगा, दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 180। 180 से काटोगे 2 बार में, 180 से काटोगे 3 बार में। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्लियर हो गया ये बात आपको? तो पहली बात, वो जो टाइल आप लेंगे उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा? तो बोलेंगे 180/180, यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ये खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। 180/180 दो ऑप्शंस में है। उसके बाद यहाँ का आ गया टाइलों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर एक टाइल का जो एरिया होगा, एक टाइल का एरिया कितना होगा? तो 180 × 180 होगा, और उसको हम n टाइलों के साथ गुना कर देंगे, तो ये पूरे कमरे के एरिया के बराबर आ जाएगा। पूरे कमरे का एरिया कितना होगा? तो पूरे कमरे का एरिया 360 × 540 हो जाएगा। ठीक है, 180 से अगर हम काटते हैं तो पूरा का पूरा 2 बार में, और 180 से हम काटते हैं तो पूरा का पूरा 3 बार में। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
संजीव कुमार स्क्रीनशॉट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे भाई। और ये बात को पूछने के लिए आपको इतनी बार कमेंट नहीं करना था, इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पूछ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, अब एक हमारे तुम्हारी बिंदु कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में कि 72 में जो है हमारा आंसर ए होगा। तो 72 में देखिए ए भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझिए मेरे भाई तुम्हारी बिंदी यहाँ पे कि आप कह रहे थे सर 78 भी तो आंसर हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या देखना होता है कि भैया मैक्सिमम पॉसिबल फ्रूट आप दे पाए। अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मेरे पास 30 एप्पल है और मेरे पास 40 संतरे हैं, ठीक है, तो मैं देने को तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर मैं हर बच्चे को दो दो दूंगा तो यहाँ दो दो भी दे सकता हूँ। हर बच्चे को देखिए संख्या हमारी 5 से भी डिविजिबल है, 5 5 देना चाहें तो भी दे सकते हैं, और अगर हम 10 10 देना चाहें तो भी हम बराबर बराबर दे सकते हैं। अगर हम दो दो देना चाहें तो भी बराबर बराबर देंगे, अगर हम 5 5 देना चाहें तो भी बराबर बराबर देंगे, अगर हम 10 10 देना चाहें तो भी बराबर बराबर देंगे। लेकिन भाई इस बात को समझो ना आप यहाँ पे कि जब बात मैक्सिमम देने की आती है तो 2 मैक्सिमम नहीं है, 5 मैक्सिमम नहीं है, 10 मैक्सिमम है। उसी तरीके से कहा गया कि फ्रूट वेंडर के पास इतना एप्पल है और इतना ऑरेंज है, और वो उसको इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज में देना चाहता है कि हर हीप में मैक्सिमम हो। आपके पास कुछ दोस्त है, आप हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हो, तो आपके पास पता है कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 156 है, तो 156 आंसर होगा। कि अगर हम 156 का यहाँ पर जो है टुकड़ा बनाएंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, वहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, तो हम 156 लेंगे। अब क्लियर हो गया मेरे भाई तुम्हारी बिंदी? ठीक है, तो अभी भी हमारे HCFLC में कुछ सवाल बाकी रह जाते हैं। जैसे शुरू में मैंने 2 सवाल छोड़े थे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, वो बाकी रह गए दोस्त। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर 84 तक 5 सवाल हमारे ये बाकी रह गए। ठीक है, क्लियर हो गए? तो इन सवालों को हम करेंगे तरीके से हमारे नेक्स्ट क्लास में। जितने बच्चे भी हैं मेरे भाई यहाँ पर, उनसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और उनसे हमारा रिक्वेस्ट ये है, उनसे हमारा रिक्वेस्ट मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए आप लोग, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि HCFLC में बहुत तरीके से, तसल्ली से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और वो मैं करा भी रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो इसलिए हमारी विनती है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझें, जानें, क्लियर रखें अपने आप को। ठीक है भाई, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। कम से कम 2 बार आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, किसके एप्लीकेशंस को हम कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, सारी बातें जो हैं वो जाननी पड़ेगी। ठीक है सर, दिल्ली के ऑफलाइन गुरुकुल का फीस कितना है? तो मेरे भाई उसके लिए आप इंक्वायरी नंबर पर बात करो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जिसको भी मेरे भाई गुरुकुल में जाना है, ऑफलाइन में जाना है, वो इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, आपको पता चल जाएगा। सोनू कुमार कहते हैं मेरा नाम ले लो, ले लिया भाई आपका नाम, और बोलिए। तो टॉक अबाउट फेज 11 मेरे भाई, जल्दी इसके बारे में ही बात करूंगा। ठीक है, फेज 11 के वैकेंसीज और फॉर्म को लेकर सारी बातें जो है सारे के सारे क्लियर करूंगा मैं आपको। ठीक है सर, ज्योमेट्री भी स्टार्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल, 4:30 बजे से जो है हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और वो ज्योमेट्री से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक भाई कहता है आदित्य रंजन सर इज वेरी डेंजरस। भाई मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मैं आपको इतना डेंजर नजर आ रहा हूँ, बताइएगा जरा, है? हाउ टू यूज HCF और LCM, प्लीज टेल। भाई 70 क्वेश्चंस में यही बताया कि यूज कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं। ठीक है, इस बात को समझो। यहाँ पे रियल लाइफ में बहुत सारे यूज हैं, उसी तरीके से अलग अलग जगह पे भी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना भाई, चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर रहेगा भाई यहाँ पे? चलिए, तो ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।